पहला लेक्चर है लीगल इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल मेथड्स। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है कि लीगल मेथड से क्या समझ में आती है आपको। कल आपने पहली क्लास ली है कि पब्लिक लॉ की। पब्लिक लॉ एंड लीगल मेथड्स बोथ आर at the some extent they are very similar and they are very close to each other, but मेरा आपसे सवाल है, what do you understand by the word legal methods? There are two words in one little sentence we can say, legal and methods. हसन बेटा, legal methods. Can you explain further? In your opinion? नेक्स्ट स्लाइड शेयर भी कर लें। शेयर्ड है तो अब यहाँ करते जाए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि लीगल मेथड से क्या मुराद है? अच्छा, और पब्लिक लॉ तो आपने हसन मुख्तार बताया, वो उसको क्या करता है उस चीज में? अच्छा, ओके। अच्छा, बेसिकली हम अब थोड़ा आज हमारा जो लेक्चर है ना, बेसिकली इट्स टोटली इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इन इंट्रोडक्शन वी विल जस्ट little bit cover the important topics of the legal methods, but in detail we will discuss in our next जो classes होंगे उसमें। Legal methods, there are two words. Legal means कि the law, the principles, the कानून, जिसको आप कहें। Methods means technique, ठीक है ना। Methods को आप कहें कि एक होता है techniques, होता है tools भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तरीके कार भी कह सकते हैं। अब क्या आ गया? कानूनी तरीके का, कानूनी टेक्निक्स, कानूनी टूल्स, ठीक है ना। अब वो कहता है कि क्या चीजें हैं। जब हम इंग्लैंड की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर क्या होता है? इंग्लैंड के अंदर एक हर इदारा अपना अपना काम करता है। मैं आई एम गिविंग द बैकग्राउंड हिस्ट्री, ठीक है ना। कैसे भाई यूके के अंदर व्हिच इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस, I'm asking a question, which is the supreme institutions of the UK? Crown. Whose crown? This is a very general question. किसी भी मुल्क के अंदर कितने इदारे होते हैं? चलें, just explain me. सबसे पहले you need a people, you need a group of peoples. आपको लोग चाहिए। लोग जब होते हैं ना, फिर वो सोसाइटी बनाते हैं। जब सोसाइटी बनती है ना, मतलब कि इकट्ठे आपके पास बड़े अच्छे खासी तादाद में लोग हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हमने एक अपना आज़ाद मुल्क बनाना है। आज़ाद मुल्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोग चाहिए। लोग के बाद आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। आफ्टर पीपल यू नीड ए लैंड ऑन विच यू कैन स्टे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली आप रह सकें। उसके बाद जब आपके पास लोग भी आ गए, एक जमीन भी आ गई जहां आप रहते हैं, ठीक है। अब आपने अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसे इदारे बनाने जो आपके उस लोगों को क्या करें? कंट्रोल करें, आपके लोगों को रेगुलेट करें। सपोज करें, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, वेरी कॉमन एग्जांपल।
लेकिन हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। गांव देहात में 100 बकरियां हो, ठीक है ना, अगर उसको आप खाली छोड़ दो तो कोई किधर चली जाएगी, कोई किधर चली जाएगी। अगर आप पीछे उसके पीछे एक वो क्या रखते हो, एक शेपर होता है या जो एक रावट है, वो मल्टीपल उनके नेम से उसको रखते हैं। वो क्या करता है, उनको एक सुबह को लेके जाता है, खिलाता पिलाता चराता है, शाम को जब वो अपने ढक्कन में बंद करते हैं ना, वो एक पूरा सिस्टम होता है। तो क्या होता है, अब वो बंदा क्या कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी जमीन है ना जिसके ऊपर लोग रहते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए व्हाट यू नीड ए लॉ। लॉ जो है ना वो फिर गवर्नमेंट को भी चलाएगा, लॉ आपके अवाम को भी, उनके ऊपर जब एनफोर्स्ड होता है ना तो लोग आपके लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, लोग, उसके बाद जमीन आ गई। अब आपको चाहिए था कानून चाहिए। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि कानून कहां से आता है, कानून कहां से आता है, कौन बनाता है, जर्नल बताएं। कानून के सोर्स क्या हैं। आप लेकर आएंगे नीचे मार्कर, हाँ, ताकि मैं, और उनको कह देना एक पानी की बोतल है, मैं फिर आपको सही समझा। चलिए अब समझ में आ रही है ना बातें। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपके पास लोग आ गए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए था, लैंड चाहिए थी रहने के लिए, ठीक है, ये भी आ गई। लोग, उसके बाद जमीन, दोनों आ गए आपके इस पूरी जमीन के अंदर, ये लोग अब रह रहे हैं, ठीक है। अब आपको, ये जब लोग इस जमीन के ऊपर रहते हैं, आपको पता है दो बंदे हों, लड़ाई झगड़ा तो होता है, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो जमीन के ऊपर भी हो सकता है, चाहे वो क्रिमिनल डिस्प्यूट हो, किसी को कत्ल कर दें, मारपीट कर दें, किसी को नुकसान पहुंचाएं जानी या माली, या आप किसी से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स की वायलेशंस करें। आप कहें कि मैं आपको ये पैसे दूंगा शाम को, अभी मुझे दें, आप मुझे दे देते हैं, मैं शाम को पैसे ही ना दूं, इट मीन्स आई वायलेटेड द लॉ, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं, ये इस खित्ते के अंदर जो लोग रहते हैं, इनको कौन बताए कि जब आप किसी को लड़ोगे, किसी के जानी माली नुकसान पहुंचाओगे, तो आपको कानून जो है ना कटहरे में लाएगा, आपको सजा देगा। ये कौन कहेगा, ये आप, वी नीड ए लॉ, ठीक है, वी नीड एन, क्या कहते हैं ना कि आपको भाई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आपको लॉ चाहिए, कानून चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि जिस तरह जंगल होता है ना, उसमें हर तरह का जानवर होता है, जो ताकतवर है वो कमजोर को खा जाएगा, जो उससे ताकतवर है वो उसको खा जाएगा। अगर हम इन लोगों को इस तरह छोड़ दें तो क्या होगा, वही जंगल वाली सिचुएशन बनेगी। तो आपने इन लोगों को एक सिस्टम में रख के सही तरीके से चलाने के लिए आपको कानून चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल था कि कानून कहां से आता है, जो लॉ है, लॉ कहां से आता है। लॉ के मल्टीपल सोर्सेज हैं। क्या है? मल्टीपल सोर्सेज हैं। पहला सोर्स जो आता है ना, वो आता है कस्टम।
कस्टम्स, ट्रेडिशंस। पता है कस्टम्स या ट्रेडिशंस क्या है? इट मीन्स के रीत और रवाज, नॉर्म्स जो आपके हैं, कस्टम्स, नॉर्म्स। एक आपका सोर्स आ गया कस्टम्स या नॉर्म्स, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द सेकेंड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले इन द सिस्टम ऑफ यूके, जो यूके के लीगल सिस्टम के अंदर, वो है प्रेसिडेंट्स। सुना है प्रेसिडेंट्स क्या होता है? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। प्रेसिडेंट्स के बाद तीसरी जो चीज आती है आपके पास, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। अब आप कहेंगे सर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इस वजह से बता रहा था कि आपको चीजें समझ में आए। लोग लैंड अब लॉ, लॉ को यू नीड ए लॉ, सो हम इधर जाएंगे कस्टम्स में जाएंगे, अगर आपके पास है तो आपको कुछ लॉ यहाँ मिल गए, कुछ प्रेसिडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन। तीसरा पार्लियामेंट आता है, ठीक है। अब किसी भी स्टेट में ये क्या बन गया था, एक मुल्क बन गया था, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। अब इस ये बन गया, या कोई पाकिस्तान बन गया। जब मुल्क बनता है ना तो आपको चार इदारे जरूर चाहिए होते हैं, तीन से चार चीजें जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लोगों को रेगुलेट करते हैं, आपके मुल्क को चलाते हैं। पहली चीज है पार्लियामेंट। क्या? विच मेक्स लॉज। पार्लियामेंट क्या करती है? विच मेक्स लॉज। दूसरी चीज क्या है? जुडिशरी। वो क्या करती है? ये लॉ को इंटरप्रेट करती है। तीसरी चीज कौन है? ये लॉ बनाता है, ये लॉ को इंटरप्रेट करती है, ये है गवर्नमेंट। ये क्या करती है? इन्फोर्स करती है लोगों के ऊपर। इनका बेसिक थोड़ा नो एंड हाउ था पहले आप लोगों को, है? है? कहाँ से पढ़ा था? अच्छा कल पढ़ा था। तो ये हमारा मेजर इन वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। अब पार्लियामेंट के अंदर दो चीजें आती हैं वैसे। एक होता है पार्लियामेंट्री, प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। दुनिया के अंदर मेरा थोड़ा सा आपको मैं ना बैकग्राउंड देने के लिए, थोड़ा कुछ चीजें समझाने के लिए दुनिया के अंदर कि क्या किस तरह सिस्टमेटिक होती हैं, उस वजह से मैं थोड़ा डिविएट हो रहा हूँ। दुनिया के अंदर कितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन टूडेज वर्ल्ड? जी जी, आप जो भी बता रहे हैं प्लीज बताएं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड what do you mean by the word democratic form of government? तो क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीजें नहीं होती क्या? मुझे बताएं। खैर यार बच्चे, मेरा सवाल है दुनिया के अंदर कितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस मुल्क में सदर होता है। सदर इज अ सुप्रीम, आई मीन के द पर्सन हु इज द सुपीरियर, हम जिसको कहते हैं सुपीरियर। अदर इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, लेकिन आपका लीडिंग या हेड ऑफ द स्टेट इज ए प्रेसिडेंट। पहले कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस के अंदर कौन सा सिस्टम है? प्लस रशिया, प्लस टर्की, ईटीसी, ठीक है। दूसरी आती है आपके पास पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट में यू हैव द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये होता है आपका जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं। कितने होते हैं? दो हाउसेज होते हैं। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस को इंग्लैंड में बोलते हैं हाउस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, जहां एमएनए बैठते हो, जहां सेनेटर बैठते हैं। अब हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक आपके पास दुनिया के अंदर ऐसे मुल्क हैं जहाँ सदारती निज़ाम है, जहाँ सदर आपके कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है, जहाँ आपकी वो मोहर है ना उस बंदे के हाथ में है। चेक एंड बैलेंस होता है, वो एक अलग टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर को हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक पाकिस्तान, जहाँ वजीर आजम होता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर लीडिंग द कंट्री। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या आता है? डिक्टेटरशिप। कौन है? नॉर्थ कोरिया, द ग्रेट एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया। वहां क्या है? एक ही सिस्टम। उसके बाद क्या है? मोनार्की या मोनार्की या किंगशिप, लाइक सऊदी अरेबिया। और अब ये फिर कुछ इस तरह की और भी कंट्रीज आती हैं जिनको हम वो उनको पढ़ाना अभी नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट में ये चीजें होगी। अब पार्लियामेंट का बेसिक काम होता है टू मेक द लॉज, ठीक है, टू इनेक्ट द लॉज, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ ये स्टेट के, इस कंट्री बना नया, इसके लिए हमने ये तीन इदारे बनाने थे। पार्लियामेंट, इसका काम है लॉ बनाना, जुडिशरी, इसका काम है इंटरप्रेट करना एंड फैसले करना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द बॉडी व्हिच enforce those laws on the people, ठीक है ना, to follow those laws। सपोज गवर्नमेंट की एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है? पुलिस, नेप, एफआईए। हाउ पुलिस वर्क्स, आप एक शहर के अंदर खुल्लम खुला फायरिंग करेंगे या चार बंदों को मारपीट कर रहे हैं, जो अचानक पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करेगी, पुलिस लॉकअप में करेगी, बिकॉज ऑफ पीछे एक लॉ है। पाकिस्तान पीनल कोड हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या पुलिस रूल्स हो, वो उनको एथराइज करते हैं, एम्पावर्ड करते हैं कि आप अगर इस तरह का कोई बंदा जब वायलेशन करे लॉ की, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर टू अरेस्ट और डिटेन दैट पर्सन। गेट इट? तो ये आपके पास तीन आगे इदारे, ये जब होंगे ना तो आपका एक कंट्री सॉवरेन कंट्री कहलाता है। सॉवरेन मीन्स खुद मुख्तियार कंट्री। यहां तक चीजें क्लियर है या हसन मुख्तार या ऊपर से जा रही हैं? ऑनलाइन वालों से पूछें, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? जब आपके पास ये चीज आ गई, आपको सबसे पहले अब क्या बनाना है? पार्लियामेंट बनाना है। पार्लियामेंट के लिए कानून, अब पार्लियामेंटेरियंस मीन द सेनेटर्स, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो बैठे हुए हैं, ये हाउस ऑफ कॉमनर्स, द पीपल सिट टुगेदर, जॉइंट एक उनका एक पार्लियामेंट्री सेशन है। सोच रहे हैं कि भाई हमारे जमीन पे ये लोग आ गए हैं, हमने मुल्क बना लिया है, तो हमें कानून बनाना है। कानून के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इन लोगों के रीत और रवाज, रस्म्स क्या है, कस्टम्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस क्या है, पहले उसको निकालो। जो कस्टम्स होंगे ना, लोग उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कानून बनाएंगे ना तो वो उसको ज्यादा करेंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूं। सपोज करें कि छोटी इस तरह की एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड के अंदर लोग, उनका रवाज है
हम वो सपोज करें कि वो आते जाते हुए कचरा कहीं नॉर्मल रोड पे नहीं फेंकते, गंद नहीं करते, थूकते नहीं है, इस तरह नहीं करते, ये उनकी कस्टम्स है। इन्होंने क्या किया, उस कस्टम्स को टॉप लॉ में बना लिया, जो थूकेगा उनके ऊपर फाइन होगा या उनके ऊपर छोटी मोटी सजा होगी। समझ रहे हैं ना? तो आप अपनी जब कस्टम्स को लॉ बनाएंगे ना, तो वो एक लीगल कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप अगेंस्ट द कस्टम्स ना जाएं। द फर्स्ट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनी लॉ which is the customs, which is the norms, which is the precedent. I mean precedent is that is the secondary form of। ये आने के बाद इन्होंने ये कंसीडर किया, उसके बाद इन्होंने कहा प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स मीन्स द ओल्ड डिसीजंस ऑफ द काजीज, ओल्ड डिसीजंस ऑफ द, इसको आप जुडिशियल ऑफिसर्स, ओल्ड डिसीजंस ऑफ द मजिस्ट्रेट या जजेस उस वक्त के थे। कहता है कि यार एक पुराने जमाने में एक चोरी हुई, ठीक है ना, हसन ने कोई चोरी की, ठीक है ना, जज साहब के पास ले गए, हसन ने कहा मैंने बिल्कुल चोरी की है, कानून कोई नहीं था, लेकिन वहां के कस्टम्स को ये खराब कर रहा था, पहली दफा चोरी की थी। जजेस ने फैसला किया अगर हम इसको छोड़ेंगे, माफ करेंगे, कल कोई और चोरी करेगा, तो इसको कहा एक तो वो चोरी वाली चीज आप वापस करो, दूसरा उल्टा आप इसके 10 गुना रकम इस बंदे को वापस दो। अब जब हसन सोचेगा कि यार मैं 10 गुना 10 टाइम्स मोर देन दैट अमाउंट आई एम गिविंग टू दैट पर्सन जिसकी मैंने चोरी की है, तो मैं तो कभी भी चोरी ना करूं, ये तो मेरे नुकसान में पड़ गई है। तो ये क्या हुआ, एक फैसला हुआ, जज साहब ने कहा। अब पार्लियामेंट देखती है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट उठाओ, चोरी के ऊपर कोई डिसीजन है, तो वो आ गया कि भाई कोई भी चोरी करेगा तो उसकी 10 टाइम्स उसकी ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा आप 10 टाइम्स पे करोगे, ठीक है ना? समझ, इस तरह के जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं which are the forms, which are the sources of your law, the supports when you are enacting or creating a new law, तो आप वो सपोर्ट करते हैं। तीसरी चीज, पार्लियामेंट खुद जो है ना वो लॉ बनाता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का आइन 1973 का which was created and enacted by the parliament, इस तरह अगर हम इंग्लैंड की पार्लियामेंट की बात करें तो ह्यूमन राइट्स एक्ट है, एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर बने हुए, देयर आर मल्टीपल एक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। सो वो क्या है, आपकी सोर्सेज हैं। क्लियर हुआ? सोर्सेज, अब इसके अलावा भी और भी सोर्स हो सकती हैं आपकी, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हर जगह आप वो करते हैं। यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको जहां से कोई वर्ड समझ में ना आए या कोई चीज कहनी हो, पूछनी तो पूछ लेना बीच में। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, लीगल मेथड का हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव से मुराद है बेसिक की आपकी वो क्या है, मतलब कि अल्टीमेट गोल क्या है, हम जो आज सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उनकी उसने 3 से 4 चीजें डिफाइंड की हैं। we will read or we have to clear the concept के nature and sources of law। we will read in this subject कि भाई सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है या नेचर क्या है, नेचर मीन्स फितरत, कुदरत का कानून वो क्या है, एंड एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस कह लें, या किस तरह इंग्लैंड के अंदर कोर्ट किस तरह काम करती है, पार्लियामेंट किस तरह काम करता है, गवर्नमेंट किस तरह का काम करती है। These are the institutions, how it works according to the law, ठीक है ना? अब जो मैं पहले बात कर रहा था ना, there are two words, legal and methods। द कानूनी टेक्निक्स को हम किस तरह आप नेक्स्ट करें, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, बेसिकली लीगल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। लीगल मेथड्स मींस द लीगल सिस्टम ऑफ यूके।
आप इधर का किसको करना है, किसको करना है? लीगल मेथड्स द सब्जेक्ट इट मींस के लीगल सिस्टम। हमने हमारे सब्जेक्ट में हमने जो चीज पढ़नी है वो ये कि लीगल सिस्टम किस तरह वर्क करता है। लीगल सिस्टम मींस के कानूनी चीजें, कानूनी इदारे, कानून किस तरह बनता है, कानून को कौन इन्फोर्स करवाता है, फिर जो इदारे हैं हाउ इट रेगुलेट्स, ठीक है, फिर जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं लीगल सिस्टम्स के अंदर वो हम हमारे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ लीगल मेथड्स, ये शरिया पढ़ें। There are three most important words which you have to consider: created, implemented and enforced। ठीक है, कहता है कि लीगल मेथड्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियाद, बैकग्राउंड। एक आपकी कॉर्नर स्टोन क्या है, वो है टेक्निक, प्रोसेस, द आपका जो होता है इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम। जितने भी इदारे हैं उन सब की क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रोसेस है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। इट इनकम्प्रेसेस, इट मींस कि शामिल करना, ज्वाइन करना, किसको, वेरियस मेथड यूज टू इंटरप्रेट, कानून को इंटरप्रेट किस तरह करना है, अप्लाई किस तरह करना है और डेवलप किस तरह करना है कानून को। द सब्जेक्ट इज असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ लीगल रूल्स, जो कानून है, जो रूल्स हैं, वो क्रिएट किस तरह किए जाते हैं, पार्लियामेंट करता है। इम्प्लीमेंटेड कौन करता है, आपकी गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। या इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स, वो गवर्नमेंट आपकी करती है। एज वेल एज हाउ लीगल डिसीजंस आर मेड एंड हाउ लीगल रीजनिंग इज अप्लाइड। तो हम इन चीजों को सारा पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट के अंदर। लीगल क्लियर हुआ है या सारी ऊपर से जा रही है बात, इनको है कुछ समझ में आ रही हो, मतलब कि ऑनलाइन है ही नहीं। हम्म, समझ में आया, स्कोप और द डेफिनेशन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल मेथड। क्लियर है ना हसन? जहाँ समझ में ना आए प्लीज आस्क, तो शर्मिंदगी नहीं करनी, सवाल पूछना है आपने। कोई वर्ड की समझ में नहीं आ रही, कोई इंग्लिश की समझ में नहीं आ रही तो पूछें। नेक्स्ट करें। कर लें। बैकग्राउंड पढ़ने के बाद थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ें। ये पढ़ें शरियार आप अपना, आप
कहता है कि स्टडी ऑफ लीगल मेथड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इवॉल्व। देखिए एक बच्चा होता है, छोटा होता है, आराम आराम से विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज वो बढ़ता जाता है। इसी तरह जो सिस्टम होता है ना, जो यूके का सिस्टम की बात करें, तो वक्त के साथ वो सिग्निफिकेंट होता गया, बढ़ता गया। उसके अंदर अच्छी हिस्टोरिकली क्या था, लीगल सिस्टम वर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इंग्लैंड का पहले जो पूरा का पूरा सिस्टम किसके ऊपर था, कस्टम और ट्रेडिशन के ऊपर था। With little formalization, our time as societies became more complex, legal system became more structured, leading to the development of formal legal process, statutes and judicial decisions. जो असल में बात कर रहा था ना, इधर जो ये लोग रहते हैं, पहले वो चल रहे थे कस्टम्स के ऊपर या प्रेसिडेंट्स के ऊपर। इनके पास कोई नहीं था उस तरह। मैं आई एम गिविंग जर्नल एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो चल रहे थे कस्टम्स के ऊपर कि भाई हमारा कस्टम है, हम ये नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। तीसरे बंदे का वो कस्टम ही नहीं है, वो तो आगे वो करेगा, फिर तगाद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। होता ये इन्होंने कहा कि फिर झगड़े मामला खराब होना शुरू होते हैं, तो हम क्यों ना एक कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए वी शुड हैव द सम डॉक्यूमेंट्री लॉ, सम डॉक्यूमेंट्री पेपर्स जो आपके उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुए टू रेगुलेट द पीपल। ठीक है ना, हाउ इट वर्क्स, क्या लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टूवर्ड पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, लॉ है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्टोरिकली पहले कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर द लॉ, आफ्टर दैट द लॉ वाज फॉर्मली इवॉल्व्ड लाइक इट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, सपोज करें इन पाकिस्तान व्हाट इज द बैकबोन ऑफ law, which is the Constitution of Pakistan 1973, which is created or enacted by the Parliament. Legal method, the legal system of UK. अच्छा, हम थोड़ा ये हिस्टोरिकली पढ़ रहे थे ना, हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में, कि पहले कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के ऊपर बेस करता था लॉ, सोर्स ऑफ लॉ यही थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉ इवॉल्व। तो हम उसके अंदर दो मेजर पोर्शंस हैं हिस्ट्री के अंदर, एक एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड्स, जो बीच वाला टाइम था, स्टार्टिंग पुराना और बीच वाला टाइम। उसके बाद आता है 19th and 20th century, the most evolving part of the whole world, in which some countries evolved themselves with the passage of time and technology ने तरक्की की, साइंस ने भी तरक्की की, ओवरऑल सिस्टम ने। सो ये पढ़ें। अच्छा, अब ये कहता है इंग्लैंड के लॉ को जो बेसिक वर्ड बोलते हैं उसको कहते हैं कॉमन लॉ। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। क्यों बोलते हैं कॉमन लॉ? एक तो उनका जो लॉ है ना वो टोटली कस्टम्स के बेस से, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके ऊपर है जुडिशियल डिसीजन व्हिच वी कॉल क्या, प्रेसिडेंट्स। ये कोडल फॉर्मेलिटीज हम पहले कहते थे कि दुनिया के अंदर वायद इंग्लैंड का लॉ है जिसके पास पेपर बुक्स नहीं है। आई मीन इसके लॉ किताबी शक्ल में नहीं है। समझ रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है जो रेगुलेट करे द होल कंट्री। तो पहले जमाने में या बिल्कुल स्टार्ट में द सोर्सेज फॉर कस्टम्स मीन्स रीत रवाज नॉर्म्स एंड रिलीजियस कोड। Religious codes means that something in which you are bound by the religion, as we Muslims,
ठीक है ना, हम कहते हैं कि हमने ये चीज करनी ही करनी है। सपोज करते हैं हम कहते हैं कि गुनाह जिना करना गुनाह है, तो ये एक रिलीजियस कोड आ गया आपके ऊपर, एक केप आ गई आप जिससे बाहर नहीं निकल सकते। सो पहले जमाने में जो आपकी वो थी ना सिस्टम, लीगल सिस्टम से मुराद है कि कानून किस तरह रन करता था, उसकी सोच क्या होती थी, वो करती थी रिलीजियस कोड्स एंड कस्टमरी लॉज। फिर क्या हुआ, बीच वाले टाइम में कॉमन लॉ सिस्टम थोड़ा स्टार्ट हुआ, इवॉल्व हुआ, जैसे कि डिसीशंस आना शुरू हुए जजेस के, काजीज के, तो वो भी एक पार्ट बना। फिर 90th एंड 20th सेंचुरी पढ़े। मैंने जो कहा ना कि 90th एंड 20th सेंचुरी वो इवॉल्विंग सेंचुरी थी, जिसमें आपने अपने कस्टम्स को, अपने जुडिशियल डिसीशंस को, या कुछ नए लॉज किसकी शक्ल में दिए, कोर्ट्स की शक्ल में, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आपने दिए। फिर 20th सेंचुरी में वो बात करता है ह्यूमन राइट्स लॉज आए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, हाउ द इंस्टीट्यूशंस विल वर्क, उसकी पूरी पॉलिसीज वर गिवन बाय दैट पार्लियामेंट, कि भाई एक कानून, जिस तरह आप केस में हो ना, केस का एक बुक है, केस में किस तरह एनरोलमेंट होगी, कैसे होगी, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, कौन कौन वायलेशन करेगा तो किस तरह निकाला जाएगा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो ठीक है ना, तो ये फिर इंग्लैंड में आराम आराम से कुछ कानून बनते गए तो पर्टिकुलर उस चीज के। But now in UK, you have all the codal formalities. I mean, you have all the laws in the shape of books, in the shape of मतलब जिस तरह पाकिस्तान में तो आईन है वो नहीं कह सकते, लेकिन इन शेप ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, आपके पास वो प्रॉपर सिस्टम है। नेक्स्ट करें। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल मेथड। हम पढ़े। कहता है इम्पोर्टेंस क्या है लीगल मेथड्स की, वी हैव टू टाइप्स और वी हैव टू वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम। टू अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम, उस लीगल सिस्टम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कहता है कि ये लीगल मेथड है ना, ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है, रोड मैप देता है, एक गाइडलाइन देता है, किसके लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉज आर मेड। इंग्लैंड में लॉ कैसे बने, इंटरप्रेट कैसे होते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, अप्लाइड, वो इन्फोर्स्ड किस तरह होते हैं पीपल्स के ऊपर। दिस इज क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स टू effectively navigate and operate within the legal system। जो लॉ का स्टूडेंट्स है या प्रैक्टिशनर्स हैं, जब उनको इंटरप्रिटेशन वाले लेंसेज आते हैं ना, तो वो हर बंदा उस लॉ को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। सेकेंडली, लीगल रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई स्टैट्यूज। जो इंटरप्रिटेशन के वो हमने पढ़े थे ना, ग्लासेस और द पर्सपेक्टिव और द लेंसेज, कहते जब आप उसको सामने रखोगे ना, आपको, आप कानून से उस वर्ड का बेहतरीन मकासद, बेहतरीन नतीजा, बेहतरीन मीनिंग निकाल सकते हो जब आप इंटरप्रेट करते हो। समझ आ रही शरिया। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ। नेक्स्ट। अच्छा, फिर इसमें थोड़ा ओवरऑल मोटा मोटा बता देता हूँ, बाद में हम आगे चलते हैं। लीगल रिसर्च एंड राइटिंग।
ये भी इम्पोर्टेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। कहता है अफेक्टिव लीगल रिसर्च एंड राइटिंग आर फंडामेंटल स्किल्स इन लॉ। लीगल मेथड्स कवर हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज लीगल टेक्स्ट एंड प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली एंड परसुएसिवली। कहता है लीगल रिसर्च और राइटिंग, कानूनी रिसर्च, कानूनी अल्फाज या कानूनी डॉक्यूमेंट्स, वो बाकी डॉक्यूमेंट से हट के होता है। इसके एक एक वर्ड की एक इंपॉर्टेंस होती है, वेटेज होती है। आप और एंड कुछ भी लिखा हुआ हो ना इन द डॉक्यूमेंट ऑफ द लॉ, इन द पॉलिसी ऑफ लॉ, ठीक है ना, व्हिच हैज सम मीनिंग, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो वो बात कर रहा है जब आप लीगल रिसर्च एंड राइटिंग्स की बात करते हैं ना, तो आपको ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट लिखना और उसकी रिसर्च करना, ये फाउंडेशनल स्किल्स हैं, बुनियाद है किस चीज की, लीगल मेथड की। कैसे? लीगल मेथड्स कवर हाउ टू कंडक्ट, लीगल मेथड्स हमें बताता है कि रिसर्च कैसे करनी है। जिस तरह आपकी असाइनमेंट्स होती है, यू हैव टू रिसर्च ऑन योर क्वेश्चंस, रिसर्च ऑन योर इश्यूज, लीगली यू हैव टू अडॉप्ट दोज आंसर्स। आप जर्नली चीजें नहीं उठाते, आप उन्हीं चीजों को उठाएंगे which are similar to your content, to similar your issues। एक चीज। सेकेंडली वो कहता है हाउ टू प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट परसुएसिवली। एक वकील जो बात जज को पहुंचाता है उसमें और आम बंदे में फर्क होता है। आम बंदा जब कोर्ट के सामने जाता है वो कहता है सर जज साहब मुझे उस बंदे ने मारा, मुझे ये किया, मुझे ये किया। वकील साहब जब आते हैं ना, वकील साहब कहते हैं सर अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन और दैट पर्टिकुलर लॉ, दैट पर्टिकुलर आर्टिकल्स, दैट पर्सन वायलेटेड द लॉ। वो ये नहीं कहता फिर वायलेशन कैसे हुई, जब इसने ये काम किया तो ये ऑटोमेटिकली इस सेक्शन के जिम्मे में आ गया। फिर ये सेक्शन कहता है, आर्टिकल कहता है इसने ये जुर्म किया है, अब इस जुर्म की इतनी सजा है तो हम सर आपको ये मुखातिब करने आए। दिस इज द वे हाउ टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। इधर एक बंद करें एक सेकेंड, एक आपको मिसाल देता हूं इसको समझाने के लिए। ये बात करता है नॉलेज ऑफ alternative dispute resolution, ADR method is increasingly important as they are new flexible। ADR की हमारे पाकिस्तान के अंदर तो पंचायत का सिस्टम, जरगा सिस्टम बहुत पुराना है, जिसमें ना कोर्ट की जरूरत है ना वकील की जरूरत है। गांव का एक मोजिज बंदा बैठता है, दोनों पार्टी को सुनता है, फिर जो फैसला देता है वो बाइंडिंग होता है। ऐसा है कि नहीं? अब दुनिया क्या कर रही है, उस तरफ जा रही है कि भाई कोर्ट्स में पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, फैसला किस तरह आता है पता नहीं चलता। तो हम अब एडीआर की तरफ जाते हैं। एडीआर मीन कि जहां हम अपनी मर्जी से बंदा अपॉइंट करेंगे, हु विल मेक ए डिसीजन, हु विल लिसन अस, हु विल हियर द होल इश्यूज एंड फैक्चुअल बैकग्राउंड्स ऑफ आवर डिस्प्यूट्स, देन ही विल ट्राई टू रिजॉल्व आवर मैटर। ठीक है, तो एडीआर एक अलग सिस्टम है, दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना। में जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें हम डिटेल्स में जाएंगे। अभी जस्ट वी आर तो कहते हैं ना कि हम ऊपर से इन चीजों को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट करें, ये पढ़ें।
शरिया The key areas of the study, it means that these will be the most important part on which we will focus. The first of all, sources of law. Sources of law in which we have, as we studied, customs, traditions, precedents, and the parliamentary law. When we study the sources of law, जब हम पार्लियामेंट की उसमें बात करते हैं, जो लॉ की बात करते हैं, देन वी हैव फर्दर 3 सोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी और डेलीगेटेड एंड इंटरनेशनल. प्राइमरी लॉ वो लॉ होता है जो पार्लियामेंट खुद बनाता है. हसन, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स with the joint sitting of the session, they create or they enact a law for the betterment of the society. One thing, मतलब कि जो डायरेक्टली लॉ कहां से आता है, पार्लियामेंट से आता है. सेकेंडरी लॉ इज ए लॉ विच वी कैन से दैट इज अ डेलीगेटेड पावर, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इन पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पाकिस्तान में उनका, अब वैसे तो कानून है 1973 का, चीजें हैं कि ये इस तरह करें. अब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अपना एक लॉ बनाती है. क्यों? क्योंकि उसको पावर दिया है पार्लियामेंट ने कि आप अपने मिनिस्ट्री को बेहतर करने के लिए यू कैन क्रिएट योर ओन पॉलिसीज फॉर यूर एम्प्लॉइज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आईटी सेक्टर. यू कैन, व्हिच इज द डेलीगेटेड पावर. आई मीन के दैट पावर इज ग्रांटेड बाय द ओरिजिन, आई मीन्स द पार्लियामेंट. तो वो अपने लिए जो चीज करती है ना, दैट इज द सेकेंडरी सोर्स. देन थर्ड इज इंटरनेशनल सोर्स. International source is means the international conventions, international treaties. When इसमें आते हैं, चले मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर इंडिया का कानून अप्लाई हो सकता है? क्या इंडिया के अंदर पाकिस्तान का कानून अप्लाई हो सकता है? अगर एक पाकिस्तानी और एक इंडियन दोनों आपस में बिजनेस करते हैं इंटरनेशनली, किसी भी बिजनेस, कपड़ों का, टमाटर का, कोई भी एक एग्रीकल्चर किसी चीज का, अगर उन दोनों के आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन हो जाए, एक बंदा के मैं पैसे आपके नहीं देता, देन वेयर दे विल गो, ईदर टू द इंडियन कोर्ट्स और टू द पाकिस्तानी कोर्ट्स. शहरियार, कौन सी कोर्ट्स में जाएंगे वो? वी हैव द इंटरनेशनल सिस्टम, we have the international courts like international courts of, जिसको ICJ बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है, जो इस तरह की चीजों को. इस तरह हमारे पास इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं. लाइक वी हैव द इंटरनेशनल लॉज व्हिच, अगर एक इंटरनेशनल लॉ है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने फॉलो किया हुआ है, द आर द, वो कहते हैं आप उस कंट्री के सिग्नेटरी भी हैं, रेटिफाइड भी हैं. समझते हैं रेटिफाइड एंड सिग्नेटरी? ओके. तो पूछा करें ना सवाल मुझसे, एक लॉ होता है UDHR, लाइक UDHR को छोड़ें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स. एक हमारे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का अपना लॉ है. एक यूएस ने बनाया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने बनाया कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, दे ऑल आर द इक्वल्स, दे हैव सम पावर्स, दे हैव सम, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट द सेम टाइम. उनकी कुछ हुकूक हैं. कैसे? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कि आपका बुनियादी हक है कि आपको घूमने फिरने से कोई बंदा नहीं रोक सकता. फ्रीडम ऑफ लाइफ, दैट इज योर लाइफ, नो वन कैन बाउंड यू. ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच, you have the power
You can express yourself, you can say whatsoever, but it should not be against the domestic laws. आपके अपने इस्लाम के, आपके अपने आइन के अगेंस्ट ना हो, लेकिन आप एक फ्रीडमली कोई बात और कर सकते हैं, but it should not be contradict to your laws, to your policies जो आपकी आइन की है। सिग्निफिकेटरी या रेटिफाइड से मुराद ये, जब एक इंटरनेशनल लॉ आता है ना, तो उसको कंट्रीज को भेजा जाता है कि आप इसको मानते हो कि नहीं मानते। अगला पाकिस्तान कहता है मैं आपको मानता हूं, साइन किया, दिस इज लाइक ए सिग्नेटरी। रेटिफाइड मींस यस वी विल अडॉप्ट, वी विल एक्सेप्ट एंड वी विल इंप्लीमेंट योर लॉज इन अवर कंट्री। ठीक है, नाउ वी आर बाउंड टू ओबे दैट लॉ व्हेन वी सिग्निफाई, व्हेन वी रेटिफाई द लॉ। ओके, सोर्सेज की बात कर रहा था। देयर आर 3 सोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मीन्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। लीगल इंटरप्रिटेशंस मीन हाउ टू इंटरप्रेट, we were as we were discussing about the lenses, how to interpret the law, how to interpret the text, how to interpret the judicial decisions, उन सबको आप किस नजरिए से, जाविये एंड पर्सपेक्टिव से उसको वो करते हैं। तीसरा था जुडिशियल प्रेसिडेंट, व्हिच आल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉमन सिस्टम, लाइक वो आपके लिए कानून है। तो ये आपके की एरियाज थे बेसिक्स। कोई क्यूरी है अभी तक? सही बताएं भाई। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये आप पढ़े आसान। As we previously discussed that these are the basic outline of our subject, we will discuss and we will study in details one by one. The legal institutions, it means the structure or the hierarchy of the courts, civil courts, criminal courts, उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ADR जो हम outside settlement, outside of the court, legal writing and mooting पीछे हम पढ़ रहे थे, इस चीज को स्टॉप करें। अच्छा, एक चीज को नेक्स्ट स्लाइड करें। बता देता हूँ। लीगल राइटिंग इन्वॉल्व ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक ब्रीफ, ओपिनियन, व्हाइल mooting इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स बिफोर। दो चीजें, राइटिंग एंड mooting। ऐसे समझें कि आप क्लाइंट हैं, मैं आपका वकील हूं, आप मेरे पास आते हैं, मुझे पूरा मसला बताते हैं। आपने जब मुझे मसला बताया ना, आपका मसला था, आम कहानी थी, बातें थी, 10 सही बातें थी, लेकिन 90 आपकी इर्द गिर्द की आपने बैकग्राउंड चीजें मुझे बताई। आप चले जाते हैं। मैं बीइंग ए लॉयर, बीइंग योर अटर्नी, आई हैव टू create a draft and a document which should be in legal language, जिसको हम आम ज़बान में प्लेंट कहते हैं, सूट कहते हैं, पिटीशन कहते हैं। वकील जब, ठीक है, आपके पूरे मसले को कानून से रिलेट करेगा, देखेगा कौन से कानून में आता है, फिर उस हिसाब से वो सूट फाइल करता है। उसको बोलते हैं पूरी ड्राफ्टिंग करना सूट की, इस ड्राफ्टिंग जो आपकी होती है। फिर उसको ड्राफ्टिंग के करने के बाद क्या करता है, जो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिलेवेंट, जो आपके केस के रिलेटेड होंगे, आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, मैं उन सबको अटैच करूंगा, नेक्स्ट एक पूरी फाइल तैयार करूंगा। आपने देखी होगी एज इन BMS, ठीक है ना। जब फाइल तैयार करते हैं तो आप A to Z लगा के बाद आपकी फाइल तैयार होगी। आप जाके ये आपका एक बंडल ऑफ
कहते हैं ड्राफ्ट जो है ना आपकी पूरी केस फाइल होगी। अब जब आप आते हैं पोडियम पे, आई मीन के बिफोर द कोर्ट्स, दिस इज द कोर्ट, आई एम इन फ्रंट ऑफ द जजेस, नाउ आई हैव टू प्रेजेंट माय केस टू देम। कैसे? सबसे पहले मैं आके कोर्ट्स को ये नहीं बताऊंगा मेरे क्लाइंट के साथ ये हुआ ये हुआ। सबसे पहले आप आके, योर ऑनर, दीज आर द सम बेस्ट एटिकेट, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट इधर एक बता रहा हूँ बात। जो मूटिंग एंड राइटिंग की बात करें, मूटिंग मीन्स के आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट। मैं आता हूँ कोर्ट के सामने, कोर्ट को कहता हूँ सर पहले पूरा ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा, आई मीन द फैक्चुअल कहानी बताऊंगा, उसके बाद इश्यू क्या है, आपको मसला क्या हुआ है जो मैं कोर्ट में आया हूँ वो बताऊंगा, फिर कानूनी जो बात होगी मैं बताऊंगा सर इसका कानूनी मेरे क्लाइंट के साथ जो चीज हुई है उसकी रेमेडीज यही अवेलेबल है। दैट्स अमेजिंग। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। ड्राफ्टिंग मीन्स के द कंप्लीट थिंग, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चीजें लिखी हुई। मूटिंग मीन्स के आर्ग्यूमेंट्स आप जब करते हैं किधर, तो ये बोथ स्किल्स, आर्ग्यूमेंट और ड्राफ्टिंग, इज बोथ आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर कैरियर, फॉर द जो आपकी फॉर द, वो हम उसको कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर ये दोनों, फॉर ए गुड लॉयर। ठीक है ना, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं ना तो आपको अच्छा लिखना भी आना चाहिए। अच्छा लिखना आता है, अच्छा बोल सकते हैं, नाउ आप लीगल कॉम्बिनेशन आप, मतलब यू आर ऑन द टॉप। तो ये जो चीजें हम पढ़ रहे थे, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज ये बता रहा था कि अभी जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये जस्ट हम टच कर रहे हैं एक एक टॉपिक को। ये पढ़ा, ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा, सेकेंड वीक से हम एक टॉपिक को उठाएंगे, सपोज करें कोर्ट्स स्ट्रक्चर को, यूके के रिलेटेड हम पूरी लिटिगिटीज पढ़ेंगे। कोर्ट्स कब स्टेब्लिश हुई, कोर्ट्स का फंक्शन क्या है, कोर्ट्स को जो पावर कहाँ से ग्रांट होती है, ठीक है ना, जजेस की क्या पावर्स होती हैं, किस हद तक, ठीक है ना। फिर आप वो पूरी सिविल अलग डिवीजन पढ़ेंगे, क्रिमिनल अलग डिवीजन पढ़ेंगे, सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट एरिया वो अलग पढ़ेंगे। वो हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। नेक्स्ट करना। जनरली ये लीगल राइटिंग और रिपोर्टिंग एक सॉलिसिटर का काम आ रहा है। यस, सॉलिसिटर का काम होता है पूरी ड्राफ्टिंग बना के, केस फाइल बना के इसको देनी है बैरिस्टर को। बैरिस्टर हैज टू प्लीड द केस बिफोर द कोर्ट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। बट आप पैरालीगल भी कह सकते हो। पाकिस्तान में एक ही बंदा क्या करता है, ये करता है। अच्छा, एक वर्ड आपसे आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडवोकेट, वर्ड अटर्नी एट लॉ, बैरिस्टर, lawyer? What do you mean by these all words? What do you understand? बैरिस्टर तो सिंपली जो यूके से बाहर डाला गया है। Okay, correct. लॉयर जो एडवोकेट मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का अपर कोर्ट का है। हम्म, ये सब चीजें एक ही हैं। लॉयर, एडवोकेट, अटर्नी एट लॉ। अटर्नी एट लॉ इंग्लैंड, यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वकील को क्या बोलते हैं, अटर्नी एट लॉ, ठीक है। और पाकिस्तान में एडवोकेट बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं, एक ही बात है। वकील साहब, वकील, लॉयर, एडवोकेट एक ही बात है। ही हैज टू प्लीड द केसेस। तो अब हाई कोर्ट का जो वकील होता है वो भी वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है वकील। ये नहीं है कि उनके अंदर कोई, हाँ, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर वो है। बैरिस्टर में क्या फर्क है, इंग्लैंड के अंदर जब आप लॉ करते हो ना 3 साल का, जिस तरह अभी आपने लॉ किया, अब आप चाहते हो मैंने आई हैव टू सेटल इन इंग्लैंड, सो यू हैव टू ऑप्शंस फॉर द लीगल फील्ड, वन इज solicitorship, the second is the barristership. For the solicitorship
you have to enroll in the course of solicitor. साल का होता है, 2 साल का होता है, आप वो कोर्स करते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आप एक बड़े सोलिसिटर के अंडर काम करते हैं. ठीक है ना. जब काम करते हैं वो टाइम पीरियड पूरा होता है, देन आपको सोलिसिटर अथॉरिटी जो है ना वो आपको लाइसेंस देते हैं. नाउ यू आर ऑफिशियली सोलिसिटर. नाउ यू कैन एडवाइज टू द क्लाइंट्स. नाउ यू कैन फाइल the cases. Now you can make or prepare the documents or the case management. Now you have the official authority. But at the same time, barristership, you have to complete the 1 year course, जो आपका एक particular time होता है. After that, you have to, आपने जाना है किधर, आपने pupillage लेनी है. What do you mean by the pupillage? Pupillage mean the person who is a senior barrister. You have to work under that person, under the umbrella of उस बंदे के साथ. वो pupillage मिलती है, वो ऐसे नहीं मिलती. जिस तरह पाकिस्तान में अभी आप कहते हैं सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा आ जाए, ये कहता है मैं कहूँगा आ जाए. इंग्लैंड में इस तरह नहीं है. इंग्लैंड में एक पूरा, जिस तरह CSS का हमारे एग्जाम होता है ना, इसी तरह, जस्ट एन एग्जाम्पल, थोड़ा क्राइटेरिया टफ है. इंग्लैंड में इंग्लैंड के लोगों को प्यूपलेज नहीं मिली. हमारे जो लोग पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, बैरिस्टर का जो कोर्स है ना साल का, वो कर लिया, वापस आते हैं, कहते हैं वी आर बैरिस्टर्स. दे हैव द सर्टिफिकेट बट दे आर नॉट प्रॉपर और ऑफिशियल बैरिस्टर. वो साल की प्यूपलेज करते, प्यूपलेज करने के बाद नाउ यू आर ऑन द टॉप. ये ऐसे नहीं होता. हमारे जितने भी बैरिस्टर्स हैं, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ लोग जस्ट दे हैव द सर्टिफिकेट्स. हाँ वो फिर वो एक अलग बात है, होता है, बैरिस्टर कहलाते हैं. तो हसन समझ रहे हैं इसमें ये डिफरेंस है. तो लॉयर, एडवोकेट एंड अटर्नी एट लॉ, दीज आर द सेम वर्ड्स फॉर द सेम पर्सन. ये नेक्स्ट स्लाइड आपने खोली है, चलें शरिया ये पढ़ें. Introduction to legal method. What is legal method? Definition. Legal method involves understanding how laws are created, interpreted, and applied. It includes the study of legal reasoning, the sources of law, and the principles of clarity, features, and features. Total information knowledge is useful. Navigating the legal system, formulating legal arguments, and understanding how legal rules impact various situations. मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे चुका हूँ कि लीगल मेथड्स क्या है. ठीक है ना. इस तरह अब थोड़ा अंदर जब हम आए ना, तो कहता है ये लीगल मेथड एक अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की है, कि भाई लॉ कैसे बनता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे अप्लाई होता है. लीगल सिस्टम में हम उसको पढ़ते हैं, हाउ इट इज क्रिएटेड, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट इज इन्फोर्स्ड या अप्लाइड टू द सोसाइटी. सो हम इसके इर्द गिर्द सब चीजों को ही पढ़ते हैं. तो लीगल मेथड्स में फिर अगर इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लीगल रीजनिंग, द सोर्सेज ऑफ लॉ. हमने पढ़ना है कि भाई लॉ कहाँ से आता है, रीजनिंग क्या है, बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन क्या है जो लॉ को बनाने का है, इंटेंशन क्या है, रीजनिंग क्या है लॉ को इम्प्लीमेंट करने की, लॉ को बनाने की, and the principles guiding judicial decisions. जो judicial decisions है, we get the principles, what are the laws given in the judicial decision, जो हम customs and precedents हैं ना, इस तरह जो जहाँ से चीज लेते हैं. So आपको क्लियर होना चाहिए, हम इन चीजों के इर्द गिर्द घूमें, यहाँ से लेकर यहाँ. ठीक है. क्रिएशन, इंटरप्रिटेशंस एंड ओवरऑल थिंग्स समझ रहे हैं ना इन चीजों को. तो नेक्स्ट करने एक सेकेंड. अच्छा, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ. जिस तरह हमने एक तो पढ़ा था ना, एक तो वो सोर्स हैं जो कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, नॉर्म्स एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ. अब आते हैं जब हम अंदर की बात पढ़ते हैं, मतलब इनको और टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि इन तीनों को क्या कहते हैं. तो वी हैव 3 कैटेगरीज, हार्ड लॉ, सॉफ्ट लॉ, सॉफ्टर लॉज. As we were discussing previously that we have customs, we have precedents and
वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो एक्ट्स या लॉज हैं। अब इन्हीं को आप क्या करते हैं, इन इस तरह की वर्डिंग्स में देखते हैं। हार्ड लॉ इट मीन्स के लॉ, या पढ़े हैं हसन? Hard law legally binding is created through formal legislative process. And from the criminal justice system, it outlines procedures for criminal justice in UK. Soft law guidelines of courts or codes of practice that influence behavior but are not legally binding. Example, the UK Corporate Governance Code provides guidelines for company boards, but it is not legally mandatory. Software laws, informal norms, or conventions that affect legal practices, examples professional ethics and law, such as the solicitors, regulation authority, code of conduct. अच्छा, अब हम उन्हीं चीजों को अलग एक उसमें पढ़ते हैं। हार्ड लॉज इट मींस लॉज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है ना। द आर बाइंडिंग, आपको पता है बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग में क्या फर्क है? हाँ, लागू क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन द वर्ड बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग? यस, सपोज करें आपके वालिद साहब आपको कोई घर में हुक्म देते हैं, यू हैव टू ओबे हिम बिकॉज ऑफ ही इज द एल्डर, ठीक है ना। हमने उसके हुक्म की वो करनी है, तामील करनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हाई कोर्ट उसको मानेगी ही मानेगी। द रीजन इज दैट सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर। हाई कोर्ट का फैसला किसके ऊपर बाइंडिंग है? आपकी लोअर कोर्ट्स, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोलते हैं। दीज आर द टर्मिनोलॉजी। मैं एक एक वर्ड की दो दो तीन तीन मायना इस वजह से भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जिस तरह भी ये आपको नहीं समझ में आ रही थी, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मींस के जो उसके अंडर आती हैं, या लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इट मींस के दीज आर द जो हम जिसकी जिक्र कर रहे हैं। सो दे हैव टू ओबे द रेगुलेशंस और पॉलिसीज गिवन बाय द हाई कोर्ट्स और द सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है। तो हार्ड लॉज में वो कहता है द लॉज गिवन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है ना, द आर द फॉर्मल लॉज वी हैव टू ओबे, we have to follow. Like the example in England, we have the Criminal Justice Act, ठीक है ना। अब ये किसने बनाया? ये इसको आप प्राइमरी लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लॉ, जो डायरेक्ट आपके पार्लियामेंट ने दिया हुआ। सॉफ्ट लॉ, these are the guidelines, codes or practice that influence behavior but are not legally binding. It means these are the customs. कस्टम्स मीन्स के कस्टम्स लागू नहीं होते हैं। कस्टम्स क्या बाइंडिंग है? सपोज करें आप और मैं, आप कहां से हैं? चार सदा से। चार सदा की एक रवाज है कि जो भी उनके गांव में बाहर का बंदा आता है ना, मेहमान नवाजी खाने पीने के अलावा छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं आपने खाना है पीना है उसके बाद जाना है। ये एक इनका कस्टम। सपोज करें क्या मैं जाऊं इनकी तरफ, इनका कस्टम है, मैं कहता हूं मैंने नहीं खाना, कि जोरी जबरदस्ती मेरे साथ करेंगे? नहीं कर सकते। भले कस्टम है, रवाज है इनका, इन अपने लोगों के लिए होगा। चले मैं बाहर का भी हूँ तो इनको मैं कहता हूँ मैंने भूख नहीं है, क्यों जबरदस्ती खिला रहे? तो अगर मैं इनको इंसिस्ट करूँ ना, तो ये मेरे ऊपर ये जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? आई एम नॉट बाउंड टू ओबे देयर कल्चर, देयर कस्टम। बट एट द सेम टाइम आप अगर इनके गांव के अंदर पाकिस्तान का आइन अप्लाई होता है कि भाई आपने कोई दहशतगर्दी नहीं करनी, सपोज, या कोई मसला परेशानी नहीं करनी, अगर मैं बाहर का बंदा हूँ या अंदर का बंदा हूँ, कोई मसला क्रिएट करूंगा, द enforcement agencies like police, they can detain me, they can arrest because of violation of law. समझे बात इसको थोड़ा? अच्छा, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग से मुराद ये है पाकिस्तान का जो आइन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज द सुप्रीम, आई मीन विच इज द प्राइमरी लेजिस्लेटिव आपका पार्ट है। वो कहता है कि हर बंदा पाकिस्तान में क्या है? इक्वल है, ठीक है। हर बंदे को राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ये आप कर सकते हैं। सपोज करें
सपोज करें, जस्ट गिविंग द सिनेरियो, मैं इधर बैठ के अगेंस्ट द स्टेट बात करूं, अगेंस्ट द रिलीजन बात करूं, अगेंस्ट जो पिलर के बात करूं, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी किस चीज को, मेजर चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। अब हम जो चीज पढ़ रहे थे ना, किस चीज को, के कस्टम्स को, कस्टम्स जरूरी नहीं है माने जाएं। पाकिस्तान में मैं आपको मिसाल देता हूँ, चारसदा में कोई मेरा और आपको झगड़ा होता है, ये मोजिज बंदा है, वहां हमारा और फैसला करता है, आप मानते हैं, मैं नहीं मानता ना, तो कानून मुझे नहीं कहता कि आप इसका माने ही माने। जिस नॉन बाइंडिंग, जो पंचायत जरगे सिस्टम के जो फैसले होते हैं ना, दीज आर नॉन बाइंडिंग डिसीजन, बट एट द सेम टाइम हाई कोर्ट का फैसला होगा, चाहे मेरे खिलाफ भी होगा ना, आई हैव टू ओबे, आई हैव टू फॉलो। द रीजन इज दैट कि बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग, समझ आ गई? तो इतना सा फर्क है। अब ये नॉन बाइंडिंग कौन सी है, जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिस से मुराद जो ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूसली यू आर डूइंग एंड डूइंग, सो वो आपके पार्ट बन जाते प्रैक्टिस का, दिस इज कस्टम्स एंड ऑल। सॉफ्टवेयर लॉ ये इनफॉर्मल लॉज हैं, ठीक है ना। इधर इसने मिसाल दी है ना, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द कंपनी बोर्ड्स बट इट इज नॉट लीगली मैंडेट। अच्छा, इसमें मिसाल इस तरह है, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि कुछ उस एक कंपनी के रिलेटेड होंगे कि बोर्ड्स मेंबर जितने भी होंगे उन्होंने ये चीजें इनको करनी है, नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मानते हो तो दैट्स गुड, नहीं मानते तो कोई मसला नहीं। सॉफ्ट एंड सॉफ्टवेयर लॉज में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये कहता है इनफॉर्मल नॉर्म्स आर कन्वेंशन दैट अफेक्ट लीगल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल एथिक्स इन लॉ सच एज सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी। सर वो इनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है सॉफ्टवेयर लॉज में। तो आप दो चीजों को मद्देनजर रखें, एक प्राइमरी लॉ है विच इज द बाइंडिंग लॉ, दूसरा है आपका कस्टमरी लॉ, या जो आपके कस्टम्स प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर नॉट बाइंडिंग। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट किया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इस चीज को कि अभी हमने क्या पढ़ी है कि प्राइमरी सोर्स ना, प्राइमरी सोर्स क्या है, पढ़े शायद यार। हसन, हम बात कर रहे थे प्राइमरी। अब आप एक चीज को समझें, एक होते हैं प्राइमरी लॉज, एक होते हैं सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी की एक वसत होती है, उसकी मायना होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो वो कहता है कि प्राइमरी में कौन सी चीजें आती हैं, एक तो वो लॉ आते हैं जो पार्लियामेंट बनाता है, क्योंकि लॉ मेकर से लॉ की एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, उसकी एक बड़ी वैल्यू है, वो प्राइमरी लॉ कहलाएंगे, जिसकी उसने मिसाल दी है ह्यूमन राइट्स एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया। दूसरी चीज उसने कहा जुडिशियल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है तो वो लोअर कोर्ट्स मानेंगी कि नहीं मानेंगी, इस ऐसे लॉ को फिर क्या कहेंगे, ये आपका प्राइमरी सोर्स, ठीक है ना। प्रेसिडेंट्स आर द जुडिशियल डिसीजन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट करें। अब बातें सेकेंडरी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है सर। Laws made by ministers, the powers granted by primary legislation. These laws provide clear rules and regulations that are the health and safety of this country created under the head. सेकेंडरी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद ये है कि सपोज करें, देखें सेकेंडरी, सेकेंड पर्सन,
मैं क्लास का टीचर हूँ, ऐसे समझे आई एम द प्राइमरी पर्सन। मैं क्या करता हूँ, क्लास में CR मुंतखब करता हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसको कहता हूँ मैं जब भी ना हूं ना, तो यू कैन यूज माई पावर्स, लाइक यू कैन टेक द अटेंडेंस ऑफ ईच स्टूडेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टफ, लाइक ये चीजें उनका ख्याल रखना। अब आप बाकियों से वो थोड़ा बालातर हो गया। अब उसको पावर किसने डेलीगेट किए? मैंने की। आई एम द प्राइमरी वन, मैं उनको इख्तियार दिया, ठीक है ना। तो सेकेंडरी उसको बोलते हैं या डेलीगेटेड। इसमें मिसाल देता है, सपोज करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो अपनी कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बना लेती है किसी प्रिम्स हॉस्पिटल के लिए, पोली क्लिनिक के लिए, या कुछ भी इस तरह की अपनी टेक्निकल रेगुलेशंस के लिए, अपनी एम्प्लॉय की रेगुलेशंस के लिए। सो दैट कैन एक्ट, दैट कैन क्रिएट द पॉलिसीज और द लॉज, उस लॉज को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। क्लियर है? नेक्स्ट प्लीज। पहले सोर्स था प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, नाउ वी हैव द इंटरनेशनल लॉ सोर्स, ठीक है ना। लॉ तो है, कानून तो है, तो सोर्स की जुबान में पढ़े शरिया। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली ये है कि जैसे इंडिया का अपना कानून है, पाकिस्तान का अपना कानून, एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है कि जब भी दो स्टेट आपस में कोई बिजनेस करेंगी, कोई डील करेंगी, तो वो क्या करेंगी, इंडिया कहेगी पाकिस्तान को मैं आपका लॉ नहीं मानूंगा, पाकिस्तान इंडिया को कहेगा मैंने भी आपका लॉ नहीं मानना। तो कोई तो हमें लॉ चाहिए ना भाई। तो हमारे पास कौन सा लॉ है? इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कहता है जब भी दो कंट्रीज आपस में कोई इस तरह की करना चाहें, तो दे हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब उसमें उसने एक बात कही है, एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान या पाकिस्तान एंड चाइना का जो एग्रीमेंट होगा आपस में, दैट कैन इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक लॉ। सपोज करें कोई ट्रेडिशन की आई मीन के बिजनेस की बात है, कोई अच्छा लॉ है, तो डोमेस्टिक लॉ को अफेक्ट करता है, असर करता है। अब द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स which affects how human rights are protected in the UK। यूरोप का पता है ना, यूके वाज फर्स्टली पार्ट ऑफ ईयू, यूरोपीय यूनियन। तो ईयू ने क्या किया, एक लॉ बनाया था ह्यूमन राइट्स के नाम से, ये जितने भी यूरोप के अंदर कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर लागू होगा कि भाई हर इंग्लैंड में रहने वाला इंसान और जर्मनी में रहने वाला इंसान दोनों के इंसानी हुकूक बराबर है, ठीक है ना। पहले ये बनाया। अब हुआ ये कि भले इंग्लैंड बाद में चेंज हो गया, सेपरेट हो गया, कहां से? ईयू से, लेकिन फिर भी उस लॉ का असर रहता है। कैसे? वो लॉ प्रोटेक्टेड है कि भाई ह्यूमन राइट्स की बात है ना, लॉ तो सेम रहेगा। इट अफेक्ट्स, चाहे वो पार्ट रहे ना रहे, लॉज आपके प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। ये इंटरनेशनल की इस तरह बात नेक्स्ट करें। हाँ, इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज बनाती हैं। सपोज करें हुआ ये था 1945 में एक आपका इदारा बनता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। क्योंकि यार पहले जो है ना एक जंग लगी 1914 से लेकर 1919 18 तक, 19 तक ऑलमोस्ट खत्म हुई। इन इतने पूरे अरसे में इतनी तबाही हुई दुनिया के अंदर, नुकसान हुआ। ऐसे तो नहीं है ना आपका नुकसान होता है मेरा फायदा, नुकसान दोनों का तरह होता है। कोई जो ताकतवर होता है वो दूसरे पे हमला करता है, जिस तरह आता है चढ़ जाता है, जिस तरह जंगल का कानून, ठीक है ना। सपोज करें अभी हम मिसाल लें, इंडिया के साथ बांग्लादेश है। इंडिया इज ए ह्यूज पावरफुल कंट्री। इंडिया चाहे तो रातों रात उसको रेप करके आजाद वो अपने कब्जे में कर सकता है।
अब नहीं कर सकता है अभी इस वक्त। पहले क्या करते थे लोग, ऐसे करते थे, जिस तरह आपने चंगेज खान का नाम सुना हो, जिस तरह आपने अटैक सुने हो कि अफगानिस्तान से इंडिया में लोग जाते थे, फला का अटैक, फला का अटैक, जहां जहां जिधर जिधर तक जा रहे हैं, मुगल एम्पायर इतनी बढ़ रही है, ये क्या करते थे, इधर जाके अटैक करते थे। लॉ तो होता नहीं था उस तरह, अपनी जो चीज बनाई उनको इन्फोर्स करते थे, जो जितना पावर में डाढ़ा हो वही बादशाह होता था। हुआ ये कि पहले ये जंग अजीम लगी, फिर दूसरी जो जंग अजीम 1939 से लेकर 1944 तक, इस 4 सालों ने तबाही मचा दी दुनिया में, बहुत तबाही मचा ली कि भाई देयर शुड बी एक बैकबोन, देयर शुड बी ए बॉडी हु प्रोटेक्ट द कंट्रीज, देयर शुड बी ए बॉडी हु इन्फोर्स और इम्प्लीमेंट, क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं, जिस तरह ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, इस तरह कोई जो कंट्री करे तो उसके ऊपर आप ये लगाओ, उसको तबाह कर दो, भाई आप आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो 1945 में एक इदारा बना जिसको पूरी दुनिया के लोगों ने, सर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, सब ने कहा यार एक वाकई में एक ऐसा इदारा हो जो इंटरनेशनली सबको देखे, ठीक है ना। उसका एक नाम रखा गया यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो उसमें यूडीएचआर बनाया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल टू ऑल द वर्ल्ड। फिर एक बनाया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक पे बनाई गई, इकोनॉमी पे। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल पे भी बनाई गई, आईसीसीईएसआर, आईसीईपीआर, मतलब 3-4 इस तरह के हैं। फिर बनाई गई सीडा, कन्वेंशन अगेंस्ट वुमेन की थी, कि जहाँ भी औरत जात की तजलील होगी तो वुमेन को प्रोटेक्ट करती है। फिर डिसेबल बंदों के लिए भी बनाई गई कि भाई इनको कहीं भी कुछ भी कोई वो नहीं कर सकता। तो देर आर सो मेनी, देर आर इवन के हर चीज के ऊपर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वो मल्टीपल कंट्रीज ने रेटिफाई भी की हुई है एंड साइन सिग्नेटरी भी है उनके। तो अब हम डरते हैं, सपोज करें आज इंडिया चाहे कि मैं बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दूं, अगर इंडिया करेगा ना तो इंडिया के ऊपर एक यूएन, आई मीन के वो सैंक्शन लग जाएंगे कि भाई आपसे कोई भी आज के बाद इकोनॉमिकली वो डील नहीं करेगा, जो करेगा उससे भी सैंक्शन। लाइक द ग्रेट एग्जांपल ऑफ चाइना, और सॉरी ईरान। ईरान क्या बॉर्डर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो एक सैंक्शंस वाले दायरे में आया हुआ है। ह्यूमन राइट्स की वो जो भी है एक अलग चीज है, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ए बॉडी इंटरनेशनल, उसकी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नेंस होती है, प्रॉपर बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, हर कंट्री डरता है। अब एक सवाल आता है सर इनको पैसे कौन देता है, इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, किधर इन फंड कौन करता है? मोस्टली द मोस्ट जो उसके अंदर ह्यूज पार्ट प्ले करने वाला डोनर है तो यूएस। तो यूएस फिर जिस तरह चाहता है फिर इस तरह उनकी पॉलिसी है। आपका काम है क्लास के अंदर डेकोरम को सही रखना, आपको पावर मैंने दी है, आप इस वजह से मस्ती कर रहे हैं, सपोज करें बाकियों के ऊपर वो करेंगे। मैं अगर अपनी पावर ले लूं तो आप और इनमें कोई फर्क नहीं, आप दोनों बराबर हैं, क्या आप मस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। तो यूएस इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल कंट्री, यूएस स्पॉन्सर्ड कहें, डोनिंग कहें, जो डोनर पैसा दें, फंड कहें, वो यूएन को बहुत अच्छी खासी अमाउंट में देता है। तो यूएन हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज गिवन बाय द यूएस। Yeah, you can say directly or indirectly, you can say the superior is the US.